Hope you all are safe at your places. Today we will be discussing a topic that is spectroscopy, and I here in Bansal Academy teach physical chemistry, so I'll be discussing the physical spectroscopy part. Okay? So देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर बात करें ऑन द होल तो इस पे बहुत ज़्यादा वेटेज रहती है एग्जाम में, इंक्लूडिंग द ऑर्गेनिक पार्ट एंड इनऑर्गेनिक पार्ट. बट टुडे आई विल बी डिस्कसिंग ओनली अबाउट द फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओके, देन वी डिस्कस अबाउट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. देन हमारे पास रोटेशनल वाइब्रेशनल की कपलिंग होती है, दैट इज द रोटेशनल वाइब्रेशनल कंबाइंड स्पेक्ट्रोस्कोपी. देन वी हैव द रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी and we have the electronic spectroscopy. Okay, so these are the parts that come under the physical spectroscopy part. So आज के lecture में basically what I'll be doing, पहले आपको spectroscopy की I'll provide a basic introduction what actually spectroscopy is, that works for all the parts. Okay, तो spectroscopy कैसे work करती है, हम कैसे उसके कैसे हमें उससे results deduce होते हैं हमारे. After that, I'll be teaching you the rotational spectroscopy part for this lecture. Okay? और रही बात एग्जाम में आने की, तो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी either you talk about CSIR एग्जाम और गेट एग्जाम और IRT JAM, तीनों टाइप की तीनों एग्जाम्स में इसकी बहुत अच्छी वेटेज रहती है, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री का. क्योंकि हमें केमिस्ट्री में करना क्या है, डेली इतने नए स्ट्रक्चर्स डिस्कवर हो रहे हैं, डेली इतने नए कंपाउंड्स डिस्कवर हो रहे हैं. अब वो कंपाउंड तो डिस्कवर हो गया, हमारा टास्क अब नेक्स्ट क्या है, उसका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करना, उसकी बॉन्ड लेंथ पता करना, उसके मास पता करना, सब कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना. सो वो इंफॉर्मेशन निकलेगी किससे, स्पेक्ट्रोस्कोपी से. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है. दैट्स द रीजन कि एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, टॉकिंग अबाउट CSIR एग्जाम, तो CSIR एग्जाम में हमारे पास फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट से पर्टिकुलरली 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, इट कैन बी मोर देन दिस. कभी कभी क्या होता है कि फिजिकल और NMR का क्वेश्चन कंबाइन करके भी आ जाता है, जिसमें हमें IR पीक्स गिवन होती हैं. बट इफ प्योरली फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो 2 या 3 क्वेश्चंस हमारे पास पक्का रहते हैं नेट एग्जाम में. उसके बाद अगर गेट एग्जाम की बात करें तो गेट एग्जाम में भी हमारे पास इसके 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, और एज यू नो गेट में हमारे पास NAD टाइप क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, वेयर यू हैव टू फिल द आंसर. कोई ऑप्शंस नहीं गिवन होते हैं, आपको बिल्कुल एक पर्टिकुलर आंसर फिल करना होता है. उसमें जो गेट के एग्जाम में NAD टाइप क्वेश्चन एक तो आपको स्पेक्ट्रो से मिलेगा ही मिलेगा, ऑप्शनल भी मिलेंगे जो MCQs क्वेश्चन होते हैं, बट NAD टाइप क्वेश्चन में आपको गेट एग्जाम में स्पेक्ट्रो का क्वेश्चन फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी का मिलेगा ही मिलेगा. एंड आफ्टर दैट टॉकिंग अबाउट IRT JAM एग्जाम, IRT JAM के एग्जाम में भी हमारे पास 2 क्वेश्चंस पक्का आ जाते हैं ओनली फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट से. ओके, प्लस इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक लगा के आपके पास स्पेक्ट्रो की बहुत अच्छी वेटेज बन जाती है. ओके, सो दिस इज द वेटेज दैट दिस टॉपिक कैरीज इन ऑल द एग्जाम्स. ओके, सो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट एक्चुअली स्पेक्ट्रोस्कोपी इज. सो So let's start with our topic. We have spectroscopy. Spectroscopy, you can say it is a branch of science or branch of chemistry which deals with the study of interaction of radiation with matter. It deals with the interaction of radiation. कौन सी radiations? Radiations are also particularly electromagnetic radiations with matter. Okay, so अब इस definition में I have used 3 words. First is interaction, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर. ओके, सो इंटरेक्शन तो क्या है कि 2 चीजें आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, मतलब देयर इज सम लाइक वी कैन से कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम. अब हमारे पास क्या है, बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्हीं 2 वर्ड्स पे बेस्ड है. एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है हमारी और एक हमारा मैटर है. अब इन टर्म्स को अगर हम थोड़ा डिटेल में समझें कि इनका मतलब क्या है, इस डेफिनेशन का मतलब क्या है. मैटर, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस इज मैटर. तो अब यहाँ पे ये बोर्ड है, ये मार्कर्स है, टेबल चेयर, एवरीथिंग दैट इज मैटर.
बट जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, जब हम लैब में जाते हैं, तो उस टाइम पे हमारे लिए मैटर क्या होता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिससे हमें स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में हेल्प मिलती है, ठीक है। हम पता कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है। तो मैटर यहाँ पे क्या है, मैटर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है जो लैब में किसी ने डिस्कवर किया और अब उसको क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए उसने लैब में ले लिया, ही विल टेक इट टू द लैब, उसको क्या करेगा, वो एक क्यूवेट में प्लेस कर देगा, ओके। सो एक क्यूवेट में प्लेस कर दिया किसी सब्सटेंस को, किस सब्सटेंस को, जिसकी हमें स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करनी है। अब इसकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए क्या किया जाएगा, इसको एक्सपोज करवाया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, ठीक है। इसको एक्सपोज करवाया जाएगा किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। नाउ व्हाट आर दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे पास क्या है, एज द नेम सजेस्ट, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक। सो इट हैज oscillating perpendicular electrical and magnetic field, electrical and magnetic field। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो रेडिएशंस होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो दोज रेडिएशंस कैन बी प्रोड्यूस, जैसे आपको पता है कि सन से भी रेडिएशंस आ रही है, और जो हम लैब में प्रोड्यूस करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से, वो भी हमारे पास क्या होती है, वो भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही होती हैं। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस तो बहुत टाइप की होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमारे पास विजिबल लाइट भी आती है, हमारे पास क्या होता है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, सब तरह की लाइट आती है। अब मुझे इस पर्टिकुलर मैटर पे, जिसका मुझे स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है, उस पे कौन सी रेडिएशंस एक्सपोज करवानी है, वही मेन काम रीजन है कि हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी को इतने पार्ट्स में डिवाइड किया। मेन तो टास्क हर एक स्पेक्ट्रो का वही है, कोई भी अननोन कंपाउंड है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है। चाहे आप ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर लो, चाहे इनऑर्गेनिक, चाहे फिजिकल की, मेन टास्क उसका वही है कि इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है। बट क्या इंफॉर्मेशन निकालनी है वो मैटर करता है। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे देन यू विल बी डिस्कसिंग कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शनल ग्रुप्स कैसे हैं। जब हम फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो वी आर कंसर्न्ड विद कि इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, ठीक है। हम वी आर कंसर्न्ड विद इसमें आइसोटॉप कौन सा है, इसका रिड्यूस्ड मास क्या है, हमें तब उन चीज़ों से मतलब है, ठीक है। तो अब स्पेक्ट्रोस्कोपी जो इतने पार्ट्स में डिवाइड करी है वो इस बेसिस पे की है कि मुझे इसकी कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, और कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, अपनी मर्जी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक्सपोज करवाते हैं। मतलब क्या है इसका, मुझे पता है मुझे इसके क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। लेट्स सपोज मुझे इसकी बॉन्ड लेंथ चाहिए, तो बॉन्ड लेंथ निकलती है हमारी रोटेशनल स्पेक्ट्रा से, तो मैं अब वही पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पे फॉल करवाऊंगी जिससे मुझे पता है कि उससे रोटेशनल स्पेक्ट्रा के रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। सो नाउ आवर नेक्स्ट टास्क इज टू व्हाट वी हैव टू डिस्कस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर मुझे वहाँ पे रोटेशनल स्पेक्ट्रा कैरी आउट करवाना है तो मुझे कौन सी उसमें रेडिएशंस फॉल करवानी है, अगर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा करवाना है तो कौन सी रेडिएशंस फॉल करवानी है। सो आवर नेक्स्ट टास्क और द नेक्स्ट टॉपिक इज टू स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। So the electromagnetic spectra is divided as, first हमारे पास electromagnetic spectra में आती है radio waves, microwaves, infrared waves, उसके बाद क्या है visible, देन वी हैव अल्ट्रा वायलेट जिसको हम यूवी भी बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट दैट इज यूवी, एंड आफ्टर दैट वी हैव एक्स रेज एंड
लास्टली वी हैव गामा रेज। अब अगर आपको ये लग रहा है कि इसको हम रेंडमली याद कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। यू आर सपोज टू मेमोराइज दिस इन प्रॉपर सीक्वेंस। अगर फर्स्ट में मैंने रेडियो वेव्स लिखा है तो आपको रेडियो वेव्स ही याद करना है। इसके लिए एक निमोनिक्स है, बहुत ही सिंपल सी निमोनिक्स है जिससे आप इसको याद कर सकते हो। कैसे, क्या निमोनिक्स है हमारे पास? राम एंड मोहन इज वेरी यूनिक एक्स गाइस। ओके, सो यहाँ से आप कर सकते हो, आर से रेडियो, एम से माइक्रो, आई से इंफ्रारेड, वी से विजिबल, यू से अल्ट्रावायलेट, एक्स से एक्सरेज एंड जी से गामा रेज। अब हमें इसको इसी पैटर्न में लिखने का, क्यों हमें इसी पैटर्न में क्यों लिखना है इसको? बिकॉज एज वी गो डाउन साइड एनर्जी है जो हमारी वो इंक्रीज करती है। ओके, अगर मैं नीचे जाऊं तो मेरी एनर्जी इंक्रीज करती है, मतलब गामा रेज सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रेज है और रेडियो वेव सबसे कम एनर्जेटिक रेज है। एंड एज वी नो एनर्जी का हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होता है? एच न्यू, है ना? एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो एनर्जी अगर फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नीचे जाने पे हमारी एनर्जी बढ़ रही है तो हम ये भी बोलेंगे कि नीचे जाने पे हमारी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज कर रही है। अच्छा, अगर हम नीचे जाते हैं तो क्योंकि एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है? एनर्जी इज एच न्यू, न्यू क्या होता है? एच सी बाय लेमडा। तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, है ना? ई और लेमडा का इनवर्स रिलेशन है, मतलब अगर नीचे जा रहे हैं एनर्जी इंक्रीज कर रही है तो नीचे जाते हुए जो हमारी वेवलेंथ है वो क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो अगर वेवलेंथ की बात करी जाए तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, उसकी एनर्जी सबसे कम है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नाउ वाई दीज आर डिवाइडेड इनटू पर्टिकुलर पार्ट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक बेसिक आइडिया आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगा। वो क्या है? देखो, आप खुद से सोचो, आपको क्या करना है? डिफरेंट रिजल्ट्स कैरी आउट कर, डिफरेंट रिजल्ट्स चाहिए। कुछ रिजल्ट मुझे एनएमआर जैसे वहीं से मिल जाएंगे जब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का दो टाइप का स्पिन होता है, एक उसका क्लॉकवाइज स्पिन होता है, एक उसका एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होता है, अप स्पिन डाउन स्पिन होता है। आपको ना सिर्फ इतना टास्क करवाना था, आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन के स्पिन की रिवर्सल करवानी थी। इलेक्ट्रॉन का अप स्पिन था, आपको उसका डाउन स्पिन चाहिए, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देने की ज़रूरत ही पड़ेगी, कम एनर्जी से मेरा काम चल जाएगा। सो अब ये जो है, अगर मुझे इतना कम एनर्जी चाहिए, सो मैं ऑब्वियसली गामा रेज को तो अप्रोच करूंगी नहीं, मुझे तो बहुत कम एनर्जी चाहिए थी, सो मेरा रेडियो वेव से काम चल जाएगा, है ना? और मुझे क्या करना है? मुझे लेट्स सपोज सॉलिड्स है, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, जैसे जिसमें NaCl है, उन सब की मुझे क्या करना है? स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करनी है। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बहुत हार्ड क्रिस्टल्स होते हैं, उसके अंदर मैं इतनी कम एनर्जेटिक रेडिएशंस डालूँ तो कोई इफेक्ट नहीं क्रिएट कर पाएगी। तो उस पर्टिकुलर सिनारियो में हमें क्या करना पड़ता है? वहाँ पे एक्स रेज एक्सपोज करवानी पड़ती है। कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपीज होती है जिसमें मुझे मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन से आंसर मिलते हैं। वाइब्रेशन से मतलब लेट्स सपोज दिस इज अ मॉलिक्यूल, दैट इज HCl मॉलिक्यूल, मुझे इसकी स्ट्रेचिंग करनी है। HCl मॉलिक्यूल की जब स्ट्रेचिंग होगी तो वो इस रेडिएशन से नहीं हो सकती, उसकी वाइब्रेशन तभी पॉसिबल है जब हम उसको इस इंफ्रारेड रीजन की जो एनर्जी है वो एक्सपोज करवाएंगे। सो दैट्स द रीजन हमने पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसके बेसिस पे हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करा है, क्योंकि बेस्ड अपॉन मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं उस मॉलिक्यूल पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सपोज करवाऊंगी और वो रेडिएशन का इतना फिक्स एनर्जी होना चाहिए कि वो वही काम करे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे कम कुछ नहीं, क्योंकि अगर उसने उससे ज़्यादा कर दिया तो हमें रिजल्ट्स फिर गलत मिलेंगे। कम किया तो जो तो हमें चाहिए था वो तो हुआ ही नहीं, है ना? सो दैट्स द रीजन इट इज डिवाइडेड इनटू दिस पार्ट एंड इट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे है हमारे पास? देखो, जो ये रीजन है रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास 3 × 10⁻⁶ से लेके 3 × 10⁻10 हर्ट्ज तक। ठीक है, उसके बाद माइक्रोवेव की होती है 3 × 10⁻10 से लेके 3 × 10⁻12 हर्ट्ज तक। उसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड की होती है 3 × 10⁻12 से लेके 3 × 10⁻14 तक। उसके बाद यूवी विजिबल हम एक साथ लिखते हैं, यूवी विजिबल के लिए कंबाइन हमारे पास होगी 10⁻14 से लेके 10⁻16 तक। ठीक है, ये यूवी विजिबल के लिए कंबाइन है। उसके बाद हमारे पास फर्दर किसके लिए है?
Then we have for X-rays, this is 3 into 10 raised to power 16 से 3 into 10 raised to power 18. Further 3 into 10 raised to power 18 से 3 into 10 raised to power 24 gamma rays. ओके सो अब ये नहीं सोचना कि तो अभी इंट्रोडक्शन चल रही है, आराम से जब चैप्टर स्टार्ट होगा दिस इज द पार्ट जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. क्या क्वेश्चन बनता है, आपको फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है, ये सब हर्ट्स में है, आपको फ्रीक्वेंसी दे दी जाएगी 3 इंटू 10 रेज टू पावर 13. कौन सा पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा का, आपको ये वैल्यूज याद नहीं होंगी, आपका आंसर नहीं आएगा. तो आपको देखना है, अच्छा ये लिख लिया पूरा 3 इंटू 10 रेज टू पावर 13, दैट इज द इंफ्रारेड रीजन. सो ये कौन से पार्ट है, इंफ्रारेड रीजन. ओके सो दिस इज द लास्ट जो हमें करना है, दैट इज कि कौन सा पर्टिकुलर जो हमारे पास पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उससे कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी कैरी आउट कर सकते हैं. तो अगर मैं रेडियो वेव की बात करूं, रेडियो वेव हमारे पास एज यू ऑलरेडी नो कि सबसे ऊपर है, सबसे कम एनर्जी होगी, ज़्यादा नहीं इससे काम हो पाता. इसका काम सिर्फ ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन रिवर्सल कर देता है. तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग NMR कैरी आउट कर सकते हैं विच इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ESR कैरी आउट कर सकते हैं विच इज़ अ पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओके अब उससे नीचे चलते हैं माइक्रोवेव. थोड़ी सी एनर्जी बढ़ गई बट इतनी भी नहीं बढ़ी है ना. तो ये जो पर्टिकुलर रेडिएशन है माइक्रोवेव रीजन की, ये मॉलिक्यूल की रोटेशन करवा सकती है. सो दैट्स द रीजन इसके अंदर हम क्या करते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं. इस रीजन में हम लोग क्या करते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं. सो जैसे आप देखो, व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम रोटेशनल मोशन, जैसे ये है ना मेरे पास, ये लेट्स सपोज कोई मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ HCl, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज क्लोरीन. इस पे जब मैंने क्या करा, ये जो है मेरे पास माइक्रोवेव रेडिएशंस की एनर्जी को, रेडिएशंस को एक्सपोज करवाया, इसकी वाइब्रेशन, इसकी रोटेशन होनी स्टार्ट हो गई. रोटेशन का मतलब क्या है, ये रोटेट कर रहा है, ठीक है. सिर्फ ये नहीं होती रोटेशन, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेशन. ठीक है, ऐसे रोटेशन हो जाएगी और ऐसे. ओके सो ये टाइप की रोटेशंस हमारे पास पॉसिबल है अगर हमने उसको क्या करा, माइक्रोवेव रीजन से एक्सपोज करवाया. उसके बाद है इंफ्रारेड रीजन. इंफ्रारेड रीजन क्या कर सकता है, दैट कैन बी यूज्ड टू कैरी आउट द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है, ये क्या कर सकता है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को कैरी आउट कराने में हेल्पफुल होता है. उसके बाद यूवी विजिबल, दिस पार्ट इज फॉर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है, अच्छा लास्ट में हमारे पास आती है एक्सरेज, दीज आर फॉर एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, XPES स्पेक्ट्रोस्कोपी इसके लिए होता है. ठीक है, एक्सरेज के लिए, XPES के लिए, एक्सरे डायफ्रैक्शन के लिए, जो हम सॉलिड स्टेट में कैरी आउट करते हैं, उसके लिए यूज हो जाती है. अच्छा अब लास्ट में बात करो तो गामा रेडिएशंस की, एज यू कैन सी इट इज एट द लास्ट ऑफ द ऑल दीज. ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रेज है, इनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है जब, तो ये तो क्या करेंगे, अगर मेरे पास ये एटम है ना, देखो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स तक जा पा रही थी, ये मॉलिक्यूल को रोटेट करा पा रही थी, ये मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन करा पा रही थी. ये जो है यूवी विजिबल, ये ट्रांजिशंस करा देती है अंदर वाले लेवल पे. एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करती है, पेनिट्रेट करके अंदर के लेवल तक चली जाती है. मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास लेट्स सपोज 3-4 लेवल्स है, तो एक्सरे क्या करेगी, पेनिट्रेट करके ये सबसे अंदर वाले लेवल पे भी चली जाएगी क्योंकि एनर्जेटिक है. अब गामा रेज की बात करें, वो तो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक है, तो क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है, सो इट विल जस्ट डायरेक्टली गो इनटू द न्यूक्लियस. ठीक है, अगर हमें कुछ न्यूक्लियर चेंजेस करवाने होते हैं, न्यूक्लियस के बारे में कुछ पढ़ना होता है, देन वी एक्सपोज द मॉलिक्यूल विद द गामा रेज. गामा रेज से हम कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी कैरी आउट करते हैं, वी कैरी आउट द मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी. मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम न्यूक्लियस की ट्रांजिशंस के बारे में बात करते हैं कि जब न्यूक्लियस है उसके डिफरेंट लेवल्स पे क्या ट्रांजिशन हो रही है. सो आई एम श्योर एक पिक्चर क्रिएट होगी माइंड में कि मुझे जो टास्क करना है उसके अकॉर्डिंग मुझे मेरे मैटर पे, जो मेरा ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा कंपाउंड है जिसकी मुझे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करनी है, उससे मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एक्सपोज करवाना है. एक्सपोज करवाने के बाद उसमें मुझे कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे, दैट रिजल्ट्स विल बी हेल्पफुल फॉर द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन. ओके सो अब ये जो टेबल है, इस टेबल में से ही प्रीवियस ईयर CSIR एग्जाम में 3-4 क्वेश्चंस आ चुके हैं. कैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, जैसे द रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी
is carried out in which part of the electromagnetic spectra? So you will simply say microwave part. Okay, that's the reason rotational spectroscopy को microwave spectroscopy भी कहा जाता है. ओके और कभी कभी पूछा जाता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कैरिड आउट इन विच रीजन? इंफ्रारेड रीजन, एंड दैट्स द रीजन इट इज ऑल्सो नोन एज IR स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओके, अच्छा उसके बाद ये हो गया विजिबल रीजन. ये इस तरह से हमारे पास चीज़ें वर्क करती है. कभी आपके पास इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, कभी आपके पास इस पर्टिकुलर लाइन में से क्वेश्चन आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये है, तो बताओ वो कौन से रीजन में लाई करती है. ओके, सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा. तो डेफिनेशन क्लियर हुई. हम इंटरेक्ट करेंगे इसको हमारे मैटर से, ये चेंजेस होंगे, वी विल गेट आवर रिजल्ट्स. ओके, सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, बेसिक हम लोग रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करें उससे पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे आपको बतानी है. फर्स्ट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड सेकंड इज द यूनिट कन्वर्जन. ओके, तो पहले फर्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं. व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी? देखो, इनिशियली इट वाज बिलीव्ड कि हमारे पास कैसे होता है, मैटर है ना, उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जब मैंने एक्सपोज करवाया तो ये ऑब्वियसली इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा. क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा. बट पहले माना जाता था कि ये जो एब्जॉर्प्शन है दैट इज कंटिन्यूअस इन नेचर. एब्जॉर्प्शन कैसी है? कंटिन्यूअस इन नेचर. कंटिन्यूअस का मतलब, जैसे कंटिन्यूअस का एक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, एक पानी की बकेट है, उस बकेट के ऊपर आपने एक रनिंग टैप छोड़ दी, टैप खुली करके छोड़ दी, तो इसमें कंटिन्यूअसली पानी भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम कंटिन्यूअस, है ना. तो यहाँ पे भी क्या है, इट वाज बिलीव्ड कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही है, मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब करता जा रहा है, एंड एब्जॉर्प्शन इज कंटिन्यूअस इन नेचर. दिस वाज बिलीव्ड अर्लियर. बट आफ्टर सम टाइम ये जो एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअस वाले से रिजल्ट्स जो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल मैच नहीं कर रहे थे, सो ये ऑब्जर्व किया गया एब्जॉर्प्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. इट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. इसका हम एग्जाम्पल डेली लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं? मान लो आपके पास कोई बकेट है, आपको उसके अंदर पानी फिल करना है. अब आप क्या कर रहे हो? एक एक ग्लास भर के डाल रहे हो. एक ग्लास डाला, दूसरा ग्लास डाला, तीसरा ग्लास डाला. सो दैट इज नॉट कंटिन्यूअस, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स दैट यू आर एडिंग द वाटर टू इट. सो सेम यहाँ पे भी हमारे पास वही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, एब्जॉर्प्शन हो रही है पैकेट्स की फॉर्म में. अब पैकेट्स का मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, पैकेट्स कैसे कि अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लेट्स सपोज मैंने इस पे रेडियो वेव्स फॉल कराई. ठीक है, तो रेडियो वेव पहले मॉलिक्यूल में थोड़ी सी एब्जॉर्ब होगी. ठीक है, थोड़ी एब्जॉर्ब हुई, एक मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब करी, वो हायर लेवल पे चला गया. ठीक है, दूसरे ने एब्जॉर्ब करी, वो हायर लेवल पे चला गया. सो उसके बाद ये रिजल्ट निकल के आया कि मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे लेवल्स प्रेजेंट है. मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे लेवल्स प्रेजेंट हैं. जैसे ही हम इस मैटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सपोज कराते हैं, एक मॉलिक्यूल इसको एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर चला जाएगा. ऊपर चला गया, लेट्स सपोज दिस इज द E1 लेवल, E2 लेवल, E3 लेवल, E4 लेवल, E5 लेवल. ठीक है, E1 पे था वो, उसकी एनर्जी E1 जितनी थी, एब्जॉर्ब करके वो E3 पे चला गया. मतलब उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है? जो उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है दैट इज E3 माइनस E1. अगर मान लो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो फोर्थ पे चला जाता, सो डेल्टा E हमारे पास होता E4 माइनस E1. अगर वो अब कोई भी मॉलिक्यूल है वो कब स्टेबल रहता है? ग्राउंड स्टेट पे स्टेबल रहता है. एवरीबडी इन दिस यूनिवर्स वांट टू बी स्टेबल, मॉलिक्यूल्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दैट. ओके, दोज आर नॉट एक्सेप्शंस. वो भी चाहते हैं हम लोग स्टेबल रहे, तो वो स्टेबल जब रहना चाहते हैं तो ग्राउंड स्टेट में रहना चाहते हैं. लेकिन हमने क्या करा, उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सपोज कराया, वो ऊपर चले गए. अब ऊपर वो स्टे तो ज़्यादा देर करेंगे नहीं, दे विल कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट. And now very important part of spectroscopy, the amount of energy they will release. जब उनको ऊपर जाना है एब्जॉर्ब करेंगे, जब उनको नीचे आना है वो एनर्जी रिलीज करेंगे. नाउ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज अगेन सेम, दैट इज E4 माइनस E1. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. मतलब जो एनर्जी लेवल्स है, आप इसको एक लाइन में लिख सकते हो, एनर्जी लेवल्स हैं जो हमारे पास, दोज आर क्वांटाइज्ड. मतलब क्या है? ऐसे एनर्जी लेवल्स हमारे पास ऐसे नहीं है,
कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एनर्जी लेवल्स हमारे पास ऐसे हैं डिस्क्रीट फॉर्म में। यही रीज़न है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी इतनी इंफॉर्मेशन हमें दे जाती है, बिकॉज अगर ये कंटिन्यूअस होते ना तो हमें नहीं पता चलता कि ये यहाँ से कहाँ गया, लेकिन यहाँ हमें पता चल रहा है। अगर आप टैप ऐसे ऑन करके छोड़ दे रहे हो तो आपको नहीं पता चल रहा वाटर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, लेकिन अगर आप एक एक ग्लास करके डाल रहे हो, आपके पास काउंट है कि आपने कितना वाटर उस पर डाला है, तो सेम देन द एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड। सो आपके पास क्या है, यहाँ पे प्रॉपर रीजन है, प्रॉपर आपके पास कैलकुलेशंस है कि उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की। सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। टू समराइज, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को आपको अगर एक लाइन में मुझे बताना हो तो आपको ये याद रखना है कि ये ऐसा है, लाइंस की फॉर्म में है, ऐसा डिस्क्रीट फॉर्म में है, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं, बस तब याद रखोगे, दैट विल बी सफिशिएंट। इससे ज़्यादा कुछ और यहाँ से रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, सो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी वी हैव डिस्कस। नेक्स्ट आई विल बी टेलिंग यू ऑल अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ यूनिट कन्वर्जन, बिकॉज जब केमिस्ट्री की लाइक अगर हम CSIR IIT एग्जाम किसी एग्जाम की भी बात करें, हमारे पास मैक्सिमम फ्रैक्शन मेडिकल स्टूडेंट्स का रहता है। ओके, आई एम श्योर अभी आप मेरी बात सुन रहे होगे तो यू कैन रिलेट टू व्हाट आई विल बी सेइंग कि ये जो है हमारे पास केमिस्ट्री में फिजिकल पार्ट मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है। उसका रीज़न सिर्फ पता है क्या है, समझ आ जाती है, उनको समझने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ लेते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं, उनको पता चल जाता है इस क्वेश्चन पे ये फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा के वैल्यूज भी पुट कर देते हैं, वो अटक जाते हैं कैलकुलेशंस में, वो अटक जाते हैं जब उनको यूनिट कन्वर्जन करानी होती है। सो व्हेन आई विल बी टीचिंग आई हैव अ हैबिट कि आई विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक पार्ट, कि अगर मुझे कहीं पे डिफ्रेंसिएशन यूज़ करनी है तो मैं बिल्कुल आपको यहाँ से स्टार्ट कराऊंगी कि एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है। अगर मुझे कहीं पे इंटीग्रेशन यूज़ करना है, जैसे हम लोग आगे क्वांटम भी पढ़ेंगे तो आपको भी पता है कि क्वांटम इंक्लूड्स लाइक एडवांस मैथमेटिक्स, सो इट विल बी वेरी अनफेयर टू द मेडिकल स्टूडेंट्स अगर हम उनको बिल्कुल नॉन मेडिकल वालों के जैसे ट्रीट करें। सो आई ऑलवेज हैव अ हैबिट व्हाइल टीचिंग कि मैं हमेशा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड दैट द मेडिकल स्टूडेंट्स विल ऑब्वियसली हैव द प्रॉब्लम, क्योंकि जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं वो पिछले 7 साल से ये चीज़ें पढ़ रहे होते हैं और उनका जो मेडिकल वाले उनका टच टूट चुका होता है। दैट्स द ओनली रीज़न। ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते, बस उन्हें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ओके, और जब मैथमेटिक्स पार्ट की बात आती है, मेडिकल स्टूडेंट्स एक जगह पे बहुत ज़्यादा स्टक कर जाते हैं, दैट इज़ द यूनिट कन्वर्जन। सो अब मैं आपको बता रही हूँ कि हाउ यू विल कैरी आउट द यूनिट कन्वर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट कन्वर्जन आपको समझना, क्योंकि CSIR एग्जाम, नेट एग्जाम, CSIR नेट एग्जाम, गेट एग्जाम और IIT एग्जाम एग्जाम क्वेश्चन सिंपल होगा ना अगर कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो अब ऑब्वियसली इतने अच्छे लेवल्स के एग्जाम है, ऐसे तो वो मार्क्स आपको बांटेंगे नहीं। व्हेन द क्वेश्चन इज सिंपल द कैलकुलेशन विल बी टफर बिकॉज दे विल इंक्लूड अ लॉट ऑफ यूनिट कन्वर्जन, बट वी आर नॉट कंसर्न बिकॉज हम यूनिट कन्वर्जन पे डे 1 से लेके लास्ट डे तक फोकस करने वाले हैं, क्योंकि उससे बहुत बार स्टूडेंट्स के मार्क्स क्वेश्चन आता होता और रह जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट यूनिट कन्वर्जन इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, सो यूनिट कन्वर्जन से पहले एक दो बेसिक फॉर्मूलाज है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलाज। एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। ओके, सो एच यहाँ से क्या आ जाता है, ई बाई न्यू। अच्छा, अब एनर्जी की यूनिट्स में अगर स्टूडेंट्स को पूछो ना कि प्लैंक्स कांस्टेंट एच की यूनिट क्या होती है, उनको वो भी नहीं आती होती। एंड आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको एच की यूनिट नहीं आती होगी। कोई बात नहीं, हमें याद कुछ नहीं रखना, हमें क्रैम कुछ नहीं करना, जितना हमें पहले आता है ना यूनिट कन्वर्जन तो हमारी उसी में से कवर हो जाती है। सो डू यू नो ई इज इक्वल टू एच न्यू, यू नो इट ना। सो एच यहाँ से कितना आ जाएगा, ई बाई न्यू, और ई कितना होता है, जूल। ई की यूनिट जूल और न्यू की यूनिट क्या होती है, सेकेंड इनवर्स। न्यू की यूनिट सेकेंड इनवर्स। सो एच की यूनिट हमारे पास हो जाएगी जूल सेकेंड। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, अभी देखो एनर्जी की यूनिट्स हमारे पास होती है जूल में, बट हम जब स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो वहां पे एनर्जी को वेव नंबर की टर्म में लिखा जाता है। ज्यादातर एनर्जी क्या होती है, सेंटीमीटर इनवर्स की टर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जूल में गिवन होगा, आंसर सेंटीमीटर इनवर्स में पूछ लिया जाएगा। स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ वी विल कन्वर्ट जूल इनटू सेंटीमीटर इनवर्स। सो सिंपल है, देखो कहीं पे भी आप यूनिट कन्वर्जन पे अटक रहे हो ना, देखो इतना याद रखो कि मुझे अगर जूल को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो पहले हम ये तो देखें कि जूल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं।
सो जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। आपको पता है जूल कैसे क्या होता है, किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको इतना तो पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है, ये तो हर किसी को पता होता है, ठीक है, ये तो आई एम डैम श्योर कि आपको पता होगा। इसकी भी तो एनर्जी यूनिट जूल होती है, इसकी भी तो यूनिट जूल है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, तो जूल को हम लिखते हैं किलोग्राम, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन, सो यहाँ पे यूनिट तो सेम ही रहेगी, मीटर स्क्वायर बाय, ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ें स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है और इस वजह से उनके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि जूल इज हाउ वी विल एक्सपैंड इट, सो दैट विल बी किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। अगर भूल जा रहे हो तो इससे लिख सकते हो, ओके। सो नाउ हेयर आई जस्ट हैव टू कन्वर्ट जूल इनटू सेंटीमीटर इनवर्स। तो अगर मुझे जूल को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो देखो, मुझे सेंटीमीटर चाहिए नीचे, तभी तो वो ऊपर जाके सेंटीमीटर इनवर्स बनेगा। तो आप क्या करो, जूल में जो एनर्जी है उसको hc से डिवाइड कर दो, लिख सकते हो आप, टू कन्वर्ट जूल इनटू सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइड बाय hc। तो जूल, इसकी तो यूनिट जूल ही है, h की क्या होती है अभी तो करा, जूल सेकेंड। c क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ द लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट हमें तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में चाहिए, सो दैट विल बी 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पुट कर दो, ठीक है, ये आ जाएगा c विल बी सेंटीमीटर पर सेकेंड में। देखिए जरा, कट 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 कट, वी आर लेफ्ट विद सेंटीमीटर इनवर्स। सो यहाँ से मुझे एक कंक्लूजन मिला, टू कन्वर्ट जूल इनटू सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइड बाय hc। ये स्टूडेंट्स हमेशा भूल जाते हैं और इससे हमेशा आई हैव लाइक अ एक्सपीरियंस ऑफ दिस थिंग कि स्टूडेंट्स का हमेशा यूनिट कन्वर्जन में प्रॉब्लम रहता है और ये वाला यूनिट कन्वर्जन उनको सबसे टफ लगता है। आई डोंट नो द रीजन, बिल्कुल सिंपली आपको बता दिया, जूल को क्या करना है, आपको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय hc, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स को जूल में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय hc। सो दिस इज वेरी सिंपल, ओके। तो आप इस बेसिस पे क्या कर सकते हो, बहुत इजीली यूनिट कन्वर्जन्स कर सकते हो, और ये जो पर्टिकुलर यूनिट कन्वर्जन है स्पेक्ट्रो में बार बार यूज होती है, ओके। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ यूनिट कन्वर्जन कि आपको एक बेसिक आइडिया बता दिया कि जूल को कन्वर्ट, जूल है ना तो जूल को आप एक्सपैंड करके कैसे लिख सकते हो, ओके। सो दिस इज अबाउट द यूनिट कन्वर्जन। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट, सो यू कैन गिव द हेडिंग दैट इज द रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, okay. So next we have to discuss about the rotational spectroscopy part, very important from examination point of view। पहले ही क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच ही लेके चलते हैं हमेशा हर एक टॉपिक के, बिकॉज हम ऐसा नहीं है पहले मैं आपको 2 घंटे थ्योरी पढ़ाऊँ और फिर बोलूँ कि आईस्पेस से सिर्फ इतना इतना पार्ट आएगा एग्जाम में, ऐसा नहीं है। वी विल डायरेक्टली टेक द क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच। तो क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच के अकॉर्डिंग ही हमने अपना कंटेंट डिवाइड करा हुआ है। सो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक बनता है या फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास बनता है, दैट इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कैरिड आउट इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। सो इन विच रीजन इट इज कैरिड आउट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट इज कैरिड आउट इन द माइक्रोवेव रीजन, एंड दैट्स द रीजन, कारण व्हाट आई एम सेइंग कि इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। पहला क्वेश्चन डन, इसी से आपके पास एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। सेकेंड क्या है, कंडीशन फॉर द मॉलिक्यूल टू बी रोटेशनल एक्टिव, condition for the molecule to be rotational active। तो क्या कंडीशन है कि कोई मॉलिक्यूल रोटेशनल एक्टिव होगा, वो कंडीशन ये है, it must have a permanent dipole moment। मॉलिक्यूल के पास एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए। अब व्हाट इज डायपोल मोमेंट, देखो अब मान लो HCl है, HCl का बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, तो एज वी नो क्लोरीन इज वेरी मच इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके हाइड्रोजन के पास तो रहने नहीं देगा, अपने पास ले आएगा। अपने पास जब इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब डायपोल वर्ड से क्या समझते हैं, डायपोल मतलब 2,
पोल मतलब पोल्स, तो डायपोल मतलब दो पोल्स जनरेट हो गए, एक पॉजिटिव पोल जनरेट हो गया, एक नेगेटिव पोल जनरेट हो गया, जहां पे तो नेट डायपोल मूवमेंट म्यू नॉन जीरो है। यहाँ जीरो नहीं है ना, क्योंकि कुछ डायपोल मूवमेंट होगा, अगर डायपोल जनरेट हुआ है तो कुछ ना कुछ डायपोल मूवमेंट होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में कुछ डायपोल मूवमेंट है, सो दिस विल बी रोटेशनल एक्टिव। अगर मैं H2 का केस ले लूँ तो H2 के इस साइड, H2 के केस में क्या है, दोनों साइड पे हाइड्रोजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बिल्कुल सेंटर में ही पड़े रहेंगे, और ये अगर बिल्कुल सेंटर में पड़े रहेंगे तो उससे क्या होगा, ये ना इसकी तरफ किसी पे कोई चार्ज नहीं डेवलप हुआ, कोई पोल नहीं डेवलप हुआ, और अगर कोई पोल नहीं डेवलप हुए तो डायपोल मूवमेंट विल बी जीरो एंड दिस विल नॉट शो एनी रोटेशनल स्पेक्ट्रा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी मॉलिक्यूल ले लो और उसका रोटेशनल स्पेक्ट्रा कैरी आउट कर दो, नो। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कैरी आउट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस मॉलिक्यूल में चेक करना पड़ेगा कि क्या उसमें कोई डायपोल मूवमेंट है। अगर उसमें डायपोल मूवमेंट है देन इट विल बी एक्टिव, अगर उसमें डायपोल मूवमेंट नहीं है सो इट विल बी नॉट एक्टिव। ओके, सो अब क्या है हमारे पास, आई एम गिविंग यू अ लिस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यू हैव टू चूज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रोटेशनल एक्टिव एंड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी नॉट। ओके, सो यू जस्ट नीड टू टेक दैट। जैसे हमारे पास कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, सबसे पहले लेट्स सपोज वी हैव Cl2, HBr, SF6, CH4, BF3, और कौन से मॉलिक्यूल्स है, H2O, NH3, PCl5, ठीक है, और कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। These are the molecules. Now we have to check whether these molecules will be active or not active. तो देखो Cl2 का स्ट्रक्चर कैसा है, बिल्कुल हाइड्रोजन जैसा, H2 जैसा, so this will not be active. HBr कुछ होगा पोलैरिटी डिफरेंस तो it will be active. SF6 का आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, डायपोल मूवमेंट इन वन डायरेक्शन विल बी कैंसल आउट ड्यू टू डायपोल मूवमेंट इन अदर। अगर इस डायरेक्शन में कुछ डायपोल मूवमेंट है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट भी तो है, दैट विल कैंसल आउट, सो दिस विल नॉट बी रोटेशनल एक्टिव। CH4 का भी सेम केस है, CH4 टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बहुत सिमेट्रिकल होते हैं, नो डायपोल मूवमेंट, इट विल बी नॉट एक्टिव। BF3 का केस ऐसा, इट विल नॉट बी एक्टिव। H2O का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए, लोन पेयर H, दिस इज पोलर इन नेचर, सो पोलर होने की वजह से दिस विल बी एक्टिव। CO2 की बात करें तो CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा, एक डायरेक्शन में जो पोल्स जनरेट होंगे वो दूसरी डायरेक्शन में बिल्कुल उससे ऑपोजिट और इक्वल होंगे, सो दिस विल कैंसल आउट एंड दिस इज ऑल्सो नॉट एक्टिव। देख के तो लगता है कि अरे यहाँ तो पोल्स बन रहे हैं, बट उधर भी तो बन रही है, सो नेट डायपोल मूवमेंट विल बी जीरो। PCl5 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, PCl5 का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, सो इस केस में भी जो डायपोल मूवमेंट है, बिकॉज देखो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये भी 120 डिग्री पे है, तो BF3 के जैसे कंप्लीटली सिमेट्रिकल होने की वजह से दिस विल कैंसिल आउट, सो इट विल बी नॉट एक्टिव बिकॉज इसका भी म्यू क्या है, जीरो। NH3 का केस डिस्कस करते हैं। NH3 का डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो होगा, क्योंकि जीरो तो हो नहीं सकता, ऊपर लोन पेयर भी है, सो दिस इज एक्टिव। ओके, सो यहाँ से दीज आर ऑल्सो योर क्वेश्चंस। ओके, ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस की फॉर्म में आ सकते हैं कि आपको एक सेट ऑफ मॉलिक्यूल गिवन होता है और पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रोटेशनल एक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ रोटेशनल एंड रमन एक्टिव। अभी चलो रमन स्पेक्ट्रो हमने नहीं की है, बट व्हेन वी विल कंप्लीट अवर स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट, तो क्लब करके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, रोटेशनल और रमन के, वाइब्रेशनल और रमन के। ओके, सो दिस इज अबाउट द एक्टिविटी, हाउ यू विल चेक वेदर अ मॉलिक्यूल विल बी rotational active or not. Okay, okay, so next we have to discuss the rotational spectra for a rigid diatomic molecule. For a rigid diatomic molecule, दो वर्ड्स यूज कर लिए मैंने यहाँ पे, एक रिजिड और एक डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल तो यू आर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, यू आर वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, जिसके अंदर सिर्फ दो डायटोमिक, जिसके अंदर सिर्फ दो ही एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे पास H2 है, HCl है, HBr है, HD, ठीक है, ये है हमारे पास क्या, रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसमें से भी इसके बारे में तो हम बात कर नहीं सकते,
क्योंकि ये तो रोटेशनल एक्टिव होगा नहीं। सो दीज आर द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे DCl हो गया, ये है हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। और उसमें से रिजिड की बात क्यों करी है, क्योंकि हमने पहले कंडीशन ली है कि मॉलिक्यूल रिजिड है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज फिक्स। ठीक है, तो पहले हम रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे, देन वी विल सी कि एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल डाटा मैच नहीं करता तो हम फिर इसका एडवांस्ड वर्जन रीड करेंगे, दैट विल बी द नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। ओके, सो रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल की अगर बात करी जाए जिसकी बॉन्ड लेंथ फिक्स है, तो इसी के लिए हमारे सिलेबस में जो है वो रिजिड मॉलिक्यूल्स के लिए, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए ही है स्पेक्ट्रा स्टडी करना। देखो, अब कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, होता क्या है मॉलिक्यूल के अंदर, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जो लेवल्स हैं वो क्वांटाइज्ड है। सो ये मैंने ड्रॉ कर दिया उसके अंदर रोटेशनल लेवल्स। रोटेशनल लेवल्स को डिनोट करते हैं J से। ये हो गया J इक्वल्स टू 0 ग्राउंड स्टेट वाला, 1 2 3 4 5 6 7। मान लो मॉलिक्यूल ना आराम से अपना ग्राउंड स्टेट में पड़ा था, हमने क्या किया, हमने उसको एक्सपोज करा दिया माइक्रोवेव रेडिएशन से। तो जब हमने इसको माइक्रोवेव रेडिएशन से एक्सपोज करवाया, माइक्रोवेव रेडिएशन का काम क्या है, वो मॉलिक्यूल की रोटेशन कैरी आउट कर सकता है ना। तो रोटेशन किस टाइप की होती है, देखो 3 टाइप की रोटेशन होती है, बहुत अच्छे से समझ लेना। पहले ये आराम से धीरे धीरे ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा था, मैंने इसको माइक्रोवेव रेडिएशन से एक्सपोज करा, इसकी रेडिएशन फास्ट हो गई क्योंकि इसकी एनर्जी इंक्रीज कर गई। रोटेशन कैन बी ऑफ 3 टाइप। 1, ये क्या है, अलोंग द एक्सिस। 2, ये देखो दिस इज अ रोटेशन, समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं, हम रोटेट कर रहे हैं मॉलिक्यूल को। 3, आउट ऑफ द प्लेन। 3 तरह की रोटेशन पॉसिबल है किसी भी मॉलिक्यूल में, ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, खुद से आप रोटेट करके देख सकते हो। तो जैसे ही मैंने उसको माइक्रोवेव रेडिएशन से एक्सपोज करवाया, उसकी एनर्जी इंक्रीज कर गई क्योंकि उसकी रोटेशनल फास्ट हो रही है। तो जब रोटेशन फास्ट होगी तो मॉलिक्यूल चला जाएगा हायर लेवल पे, किसी भी लेवल पे जा सकता है। तो किसी भी लेवल की द रोटेशनल एनर्जी इज गिवन अस, द रोटेशनल एनर्जी इज गिवन अस h²। अब देखो जरा, एक्सप्रेशन लिख दिया, अब समझना है हर टर्म का मतलब क्या है। J एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड रोटेशनल लेवल, अगर 0th लेवल के लिए निकालनी है तो J को 0 पुट कर दो, इसकी एनर्जी निकालनी है 1 पुट कर दो, इसकी निकालनी है 2 पुट कर दो, इसकी निकालनी है 3 पुट कर दो, डन। इसका तो काम हो गया डन। H तो हमें वैसे ही परेशान नहीं करता बिकॉज H तो हम बहुत अच्छे से हमें पता है दैट इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.634 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, पाई इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट 22/7। नाउ व्हाट इज I? I is movement of inertia, I is movement of inertia। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वैसे तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं, बट पर्टिकुलरली डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज गिवन एज μr²। नाउ व्हाट इज दिस म्यू एंड आर? आर क्या है, देखो ये मॉलिक्यूल है, आर क्या है, उसकी बॉन्ड लेंथ। आर क्या है, मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ, दैट विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। म्यू क्या है, म्यू इज द रिड्यूस्ड मास, म्यू इज द रिड्यूस्ड मास। नाउ रिड्यूस्ड मास को निकालते कैसे हैं? रिड्यूस्ड मास के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है m1 m2 by m1 plus m2। ओके, अब m1 क्या है, मान लो मेरे पास HBr का मॉलिक्यूल है, तो उसके लिए m1 क्या होगा, हाइड्रोजन का मास 1, Br क्या होगा, ब्रोमीन का मास, दैट इज 57। चलो हम Cl ले लेते हैं बिकॉज मास तो हमें वैसे भी गिवन ही होगा क्वेश्चन में, 35.5। तो यहाँ पुट कर दोगे, यू कैन कैलकुलेट रिड्यूस मास। क्वेश्चन हम करेंगे, डोंट वरी, अभी तो जस्ट पहले टॉपिक ऑब्वियसली करना जरूरी है तभी क्वेश्चंस करेंगे। सो ये एक्सप्रेशन मेरे पास कुछ ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, दोनों ही सही है, आए भी सॉरी सॉरी। ठीक है,
हमारे पास आई भी बन सकता है और म्यू आर भी, तो वैसे बेसिकली आई की फॉर्म में ही लिखते हैं, म्यू आर की स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है, ये आ गया। अब इसकी यूनिट्स क्या है, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में जब हम करते हैं सॉल्व तो इसकी एनर्जी की यूनिट्स क्या आती हैं, जूल। बट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो एनर्जी जूल्स में नहीं क्वेश्चन आते हैं सेंटीमीटर इनवर्स में। तो जब क्वेश्चन सेंटीमीटर इनवर्स में आते हैं तो हमें इस फॉर्मूला को भी रिड्यूस करना पड़ेगा सेंटीमीटर इनवर्स में। तो कैसे करेंगे, अभी तो बताया, डिवाइड बाय एच सी। सो कर दो इसको डिवाइड एच सी से। एच सी से जब डिवाइड करते हैं वेव नंबर की फॉर्म में तो मोस्टली इस पे बार लगा देते हैं। एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आई एच सी जे प्लस 1, सो दैट इज इक्वल टू एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। एच से एच तो कट जाएगा, ये बचा, दिस इज इन द यूनिट्स, ठीक है। सो दिस एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट जब जूल की फॉर्म में गिवन होता है, एंड दिस एक्सप्रेशन इज गिवन जब हमारे पास किसकी फॉर्म में होता है, सेंटीमीटर इनवर्स की, ठीक है। तो अब इन फॉर्मूलाज को फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लिया जाता है, कैसे, देखो, अब इसी फॉर्मूला को लिखा जाता है ई जे इज इक्वल टू बी जे प्लस 1, और इस फॉर्मूला को भी लिखा जाता है ई जे बार इज इक्वल टू बी जे प्लस 1। कंपेयर करके देखना बी क्या आ गया यहाँ पे, कंपेयर करोगे तो यू विल गेट वेयर बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर आई, ठीक है, किसमें, जूल में, वेयर बी इज इक्वल टू एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, किसमें, सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, सो दीज बोथ आर इम्पॉर्टेंट। तो बी है क्या, बी हमने लिख तो दिया, दिस इज व्हाट, दिस इज द रोटेशनल कांस्टेंट। बी हमारे पास क्या है, बी है हमारे पास रोटेशनल कांस्टेंट। तो आपके पास एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रोटेशनल कांस्टेंट का क्या डिफरेंस रहता है, क्या रोटेशनल कांस्टेंट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, बिकॉज रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में रोटेशनल कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोटेशनल कांस्टेंट मेरे पास देखो, चाहे ये है चाहे ये है, एच भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, बी तो सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, म्यू आर स्क्वायर के, ठीक है। तो अगर मैं रिड्यूस्ड मास बढ़ा दूं तो बी कम हो जाएगा, अगर मैं बॉन्ड लेंथ बढ़ा दूं तो बी कम हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन डायरेक्टली, कि अगर मैंने रिड्यूस्ड मास बढ़ा दिया, अगर मैंने हाइड्रोजन को HCl में DCl से रिप्लेस कर दिया, समझ आ रहा है क्वेश्चन, when I replace HCl in HCl with DCl, तो what will be the effect on the B value, B value पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो हमने हायर आइसोटॉप से रिप्लेस करा, मास क्या कर दिया मैंने, बढ़ा दिया, तो जब मास बढ़ा दिया तो B क्या हो जाएगा, कम। ओके, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर उसको उसके हायर आइसोटॉप से रिप्लेस कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो वी विल से कि रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ओके, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी तो हमें क्या करना है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी लाइक रोटेशनल वो पुट करने हैं वैल्यूज, फिर ट्रांजिशंस देखनी है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना है। बट अभी का ये लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करूँ। होप your purpose will be fulfilled to check whether you can understand my way of teaching or not. So इससे आप देख सकते हो, जो भी आपको जो भी फीडबैक होगा you can give, and also looking forward to teaching you all. Thank you for watching.